दोस्तों, क्या आप कल्पना भी कर सकते हैं कि जिस छोटी सी बच्ची को आपने कुछ दिन पहले ही अपनी गोद में हंसते खेलते हुए देखा था, वही बच्ची सिर्फ 30 दिनों बाद आपके सामने 56 साल की एक बूढ़ी औरत बनकर खड़ी हो। उसकी आंखों में पूरे जीवन की थकान और आपकी आंखों में बस एक सवाल, आखिर ये कैसे हो गया? उस पल का दर्द, वो सदमा, वो दिल के अंदर की घुटन, दोस्तों, ये एहसास शब्दों में भी बयां नहीं किया जा सकता। अगर आपको लगता है कि ये कोई मजाक है, तो यकीन मानिए दोस्तों, इस कहानी के बाद आपकी सोच पूरी तरह ब्रह्मांड को लेकर बदल जाएगी। दोस्तों, जब 2 एस्ट्रोनॉट ब्रह्मांड के एक ऐसे समय जाल में फंस गए जहां से लौटने के बाद उनकी आंखों के सामने जो बच्चे कभी नन्हे थे, आज वे बूढ़े हो चुके थे। जिन लोगों के साथ उन्होंने हंसना बोलना किया था, जो कल तक उनके साथ हंसी मजाक करते थे, वे सब कब के इस दुनिया को अलविदा कह चुके थे। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है दोस्तों, ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे सुनने के बाद आप अंदर तक हिल जाएंगे। लेकिन ध्यान से पूरी कहानी सुनिएगा, क्योंकि यहाँ का एक एक सेकंड्स बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। साल था 1963। मानव इतिहास में पहली बार यूनिवर्सल स्पेस एजेंसी ने एक ऐसा मिशन लॉन्च किया जिसे आधिकारिक रिकॉर्ड में सिर्फ प्रोजेक्ट इवेंट होराइजन कहा गया। इस मिशन के लिए चुने गए थे 2 स्पेशलिस्ट एस्ट्रोनॉट, कैप्टन रोजर, एक शांत लेकिन साहसी पायलट, और डॉक्टर सोफिया, समय, गुरुत्व और स्पेस फैब्रिक पर दुनिया की सबसे तेज वैज्ञानिक। उनका जहाज डार्क स्टार एक ऐसा एक्सपेरिमेंटल स्पेसक्राफ्ट जिसकी बनावट किसी सामान्य रॉकेट जैसी नहीं, बल्कि एक आधुनिक हाईटेक क्वांटम टेक्नोलॉजी से संपन्न था, ताकि वो किसी भी सिचुएशन में फंस न सके। उनका लक्ष्य साफ था, ब्रह्मांड के उस कोने तक पहुंचना जहां गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली है कि रोशनी तक वापस नहीं लौट पाती। उन दोनों को यूनिवर्सल स्पेस सेंटर की तरफ से सिर्फ एक ही कमांड दी गई थी, इवेंट होराइजन की लोकेशन की जानकारी इकट्ठा करना, उसके आसपास के स्पेस फैब्रिक का अध्ययन करना और वहां कुछ घंटे बिताकर सुरक्षित वापस लौट आना। लेकिन असली बात ये थी कि धरती पर इस मिशन के प्रभाव को लेकर कोई भी पूरी तरह निश्चिंत नहीं था। वैज्ञानिकों का बस एक अनुमान था कि शायद सिर्फ कुछ महीनों का अंतर पड़ेगा, शायद कुछ दिन आगे पीछे हो जाएं। मगर कोई नहीं जानता था कि जब कैप्टन रोजर और डॉक्टर सोफिया इस अध्ययन को पूरा करके लौटेंगे, तो धरती पर दिन, महीने, साल या शायद पूरा 1 दशक भी गुजर चुका होगा। समय वहां अलग चलता था और इसकी असली कीमत उन्हें बहुत बाद में समझ में आने वाली थी। लॉन्च से कुछ घंटे पहले दोनों एस्ट्रोनॉट्स को अपने अपने प्रियजनों से मिलने का आखिरी मौका दिया गया, क्योंकि कोई नहीं जानता था कि इवेंट होराइजन से गुजरने के बाद वे कब लौटेंगे या फिर लौटेंगे भी या नहीं। सोफिया सबसे पहले अपनी 1 साल की नन्ही सी बेटी को गोद में उठाती है। बच्ची उसकी गर्दन से जोर से लिपट जाती है, मानो उसका दिल जानता हो कि उसकी माँ बहुत दूर जाने वाली है। सोफिया की आंखें धीरे धीरे भर आती हैं, लेकिन वो खुद को संभालती है, अपने पति का हाथ थामती है और बहुत धीमे से कहती है, मैं जल्दी लौटूंगी, मेरा वादा है। उधर रोजर अपनी पत्नी और बेटी के बीच खड़ा था। जैसे ही उसकी पत्नी ने रोजर की तरफ देखा, वो खुद को रोक नहीं पाई और फूट फूट कर रो पड़ी। रोजर ने उसे तुरंत बाहों में भर लिया और टूटी सी आवाज में कहा, अपना ख्याल रखना माय वाइफी, और हमारी गुड़िया का भी। वो तीनों कुछ पल तक बस वहीं खड़े रहे, बिल्कुल खामोश, मानो ये पल उन्हें धीरे धीरे एक दूसरे से बहुत दूर ले जा रहा हो। कुछ ही मिनटों बाद नम आंखों के साथ दोनों एस्ट्रोनॉट्स अपने स्पेसक्राफ्ट की ओर बढ़ गए और पीछे उनके अपने बस उन्हें जाते हुए देखते रह गए। देखते ही देखते उनका स्पेसक्राफ्ट धरती की सतह से टेक ऑफ करता है और धीरे धीरे आसमान में एक चमकता हुआ बिंदु बन जाता है। दोनों अंदर से उदास थे, अपने अपनों को इतनी दूर छोड़ते हुए, लेकिन वे यह भी जानते थे कि आने वाले भविष्य के लिए ये मिशन कितना ज्यादा जरूरी है। और इसी एहसास के साथ उनका सफर अब शुरू हो चुका था। स्पेसक्राफ्ट धरती से दूर होता गया और कुछ समय बाद सिर्फ काली खामोशी और चमकते तारों का संसार उनके चारों तरफ था। दोनों एक दूसरे के सामने बैठे मिशन की गंभीरता को समझते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। वे लगातार ब्लैक होल के बारे में अपनी किताबें, नोट्स और स्टडी फाइलें देख रहे थे। कभी डेटा देखते, कभी बाहर खिड़की से अंतहीन ब्रह्मांड को निहारते। उसी बीच सोफिया ने थोड़ी हैरानी और भावुकता से कहा, रोजर, ये ब्रह्मांड हमारी कल्पना से कितना बड़ा है। जब हम इसमें चलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे एक विशाल समुद्र में हम सिर्फ एक छोटी सी मछली हैं। रोजर मुस्कुराया, खिड़की से दूर चमकते नेबुला को देखते हुए बोला, हाँ सोफिया, धरती पर तो हमने बहुत कुछ सीख लिया, बहुत खोजें कर ली,
लेकिन अब वक्त है कि हम खुद ब्रह्मांड को जानें, उसे समझें, उसके रहस्यों को खोलें। दोनों कुछ पल शांत हो गए। बस यान की हल्की गूंज और अनंत आकाश का सन्नाटा बाकी था। उनके भीतर एक डर था, लेकिन उससे बड़ा एक सपना भी था। धीरे धीरे उन्हें धरती से निकले 26 दिन बीत चुके थे। वे लगातार अपने मार्ग पर बढ़ते रहे और अब तो जिस टारगेट लोकेशन पर उन्हें पहुंचना था उससे 4 दिन आगे भी निकल चुके थे। लेकिन हैरानी की बात ये थी, इतनी दूरी तय करने के बाद भी उनके किसी भी सिस्टम ने कोई संकेत, कोई एक्टिविटी या ब्लैक होल से जुड़ा एक भी आंकड़ा डिटेक्ट नहीं किया था। स्क्रीनें बिल्कुल शांत थी, सेंसर किसी अदृश्य सन्नाटे में खोए हुए थे और जहाज के अंदर एक हल्की बेचैनी फैलने लगी थी। रोजर ने सिस्टम पर नजर डालते हुए कहा, ये कैसे हो सकता है? हमें यहाँ तक आते आते कई ग्रेविटेशनल सिग्नेचर्स मिलनी चाहिए थी। सोफिया ने चिंतित होकर जवाब दिया, रोजर, या तो हम सही जगह पर नहीं हैं, या फिर जिस इवेंट होराइजन को हम ढूंढ रहे हैं वो किसी और ही अंधेरी दुनिया में खोया हुआ हो। उन्होंने तुरंत पूरी स्थिति की जानकारी धरती पर कंट्रोल सेंटर को भेजी और मैसेज में लिखा, हम अपने दिए हुए साउथ पोल वाले टारगेट पॉइंट से काफी आगे निकल चुके हैं और अब हमारा स्पेसक्राफ्ट नॉर्थ पोल की ओर बढ़ रहा है। यहाँ इतना गहरा अंधेरा है कि कई बार आगे का दृश्य पूरी तरह गायब हो जाता है, मानो सामने कुछ है ही नहीं। कुछ सेकंड के सन्नाटा के बाद फिर रोजर ने माइक्रोफोन में धीमी आवाज में बोला, लेकिन हम आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि अब इतना दूर आ जाने के बाद से बिना रिसर्च और जानकारी लिए लौटना सही नहीं है। उनका स्पेसक्राफ्ट अज्ञात दिशा की ओर बढ़ता गया और उनके सामने सिर्फ काला अंधेरा, एक ऐसा अंधेरा जिसमें खुद रोशनी भी खो जाने से डरती हो। जब उनका स्पेसक्राफ्ट नॉर्थ डायरेक्शन की ओर कुछ दूरी तक आगे बढ़ता गया, तभी अचानक जहाज के अंदर एक अजीब सा दबाव महसूस होने लगा। कुछ ही सेकंड में पूरा स्पेसक्राफ्ट तेज तेज बीप करने लगा। सिस्टम की स्क्रीन पर लाल रंग में चेतावनी चमक रही थी, ग्रेविटेशनल फोर्स टू हाई। रोजर और सोफिया एक दूसरे की ओर घबराहट से देखने लगे। उसी समय सोफिया ने खिड़की के बाहर कुछ बहुत दूर एक विशाल रिंग जैसा ढांचा देखा और उस रिंग के बिल्कुल बीचों बीच एक गहरा अनंत काला अंधेरा घूम रहा था। वो इतना बड़ा था कि ऐसा लग रहा था मानो उसके अंदर अनगिनत धरती जैसे ग्रह एक साथ समा जाएं। रोजर ने कांपती आवाज में कहा, सोफिया, ये क्या है? दोनों उस भयावह दृश्य को देखते रहे जबकि स्पेसक्राफ्ट के अलार्म्स और भी तेज साउंड कर रहे थे। डर ऐसा था कि कुछ पल के लिए उनको कुछ समझ ही नहीं आया। उन्हें ये भी नहीं पता था कि वे किसी खगोलीय अजूबे के सामने हैं या एक ऐसे खतरे के सामने जिसका जिक्र आज तक किसी भी बुक या किसी मिशन में नहीं था। सोफिया ने घबराकर तुरंत कहा, रोजर, ये तो ब्लैक होल है, वो भी सुपर मैसिव ब्लैक होल जो नॉन स्पिनिंग होता है। दोनों के हाथ कांप रहे थे, डर उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। रोजर ने जल्दी से पूछा, क्या हम सैजिटेरियस के आसपास पहुंच चुके हैं? सोफिया ने सिर हिलाया। तभी रोजर ने तुरंत जहाज की लोकेशन स्कैन की। स्क्रीन पर जो दिखा उसे देखकर उनके दिल की धड़कन रुक सी गई। इवेंट होराइजन 21 मिलियन किलोमीटर दूर। इतनी दूरी पर होने के बावजूद उनके शरीर पर दबाव बढ़ रहा था। सिस्टम अलार्म बजा रहे थे और जहाज के सेंसर अनियमित रीडिंग्स दिखा रहे थे। सोफिया ने कांपती आवाज में कहा, रोजर, हम उस सुपर मैसिव ब्लैक होल से 2.1 करोड़ किलोमीटर दूर हैं, फिर भी ऐसा दबाव क्यों? ये कैसे संभव है? रोजर कांपती आवाज के साथ बोला, सोफिया, ये कोई छोटा मोटा ब्लैक होल नहीं है, ये तो सूर्य से 40 लाख गुना भारी है। सोफिया चौंकते हुए बोली, कितना? 40 लाख गुना? रोजर ने डरते हुए आगे कहा, हाँ, अगर हम सूरज को एक एक करके 40 लाख बार जोड़ दें, तब जाकर शायद इसके बराबर वजन बनेगा। उसने आगे डरते हुए बोला, अगर हम सैजिटेरियस ए के ग्रेविटेशनल जोन में और आगे बढ़ गए तो सोफिया, याद रखना, हम कभी भी धरती पर वापस नहीं जा पाएंगे। हमें तुरंत यहाँ से निकलना होगा, अभी के अभी। उन दोनों को एहसास हो चुका था कि यह कोई साधारण ब्लैक होल नहीं, यह ब्रह्मांड का सबसे विशाल, सबसे भूखा राक्षस था। रोजर घबराहट में तुरंत स्पेसक्राफ्ट की दिशा बदलने लगा। उसके हाथ तेजी से कंट्रोल पैनल पर दौड़ रहे थे, लेकिन एटीट्यूड थ्रस्टर्स को सेट करने में उसे काफी परेशानी हो रही थी, क्योंकि ब्लैक होल की ग्रेविटी हर सेकंड और भी ज्यादा दबाव डाल रही थी। जहाज हल्के हल्के कांपने लगा, वार्निंग लाइट्स लगातार चमक रही थी और सिस्टम बार बार कह रहा था, ग्रेविटेशनल प्रेशर इंक्रीजिंग। सोफिया ने सीट पकड़ते हुए घबराकर कहा, रोजर, अगर हमने अभी दिशा नहीं बदली तो ये खिंचाव हमें अपने अंदर खींच लेगा। रोजर पसीने से भीग चुका था, आवाज कांप रही थी। मैं कोशिश कर रहा हूँ सोफिया, लेकिन थ्रस्ट कंट्रोल, ग्रेविटी इसे जकड़ रही है।
स्पेसक्राफ्ट एकदम छोटे ऑब्जेक्ट की तरह ब्लैक होल की तरफ खिंचता जा रहा था और उन्हें समझ आ चुका था कि ये लड़ाई अब सिर्फ मशीनों की नहीं, जिंदगी और मौत की है। एटीट्यूड थ्रस्टर्स को सेट करके स्पेसक्राफ्ट की डायरेक्शन बदलने में उन्हें पूरे 3 घंटे लग गए। हर सेकंड जहाज कांप रहा था, ग्रेविटी उन्हें अपनी ओर खींच रही थी, लेकिन रोजर और सोफिया अपनी पूरी ताकत से उस खिंचाव के खिलाफ लड़ते रहे। आखिरकार कई घंटों की मेहनत और संघर्ष के बाद वे इवेंट होराइजन के बिल्कुल करीब से निकल गए। उस पल दोनों ने एक साथ लंबी सांस ली, जैसे जान में जान वापस आ गई हो। सोफिया कांपते हुए बोली, अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर चले जाते तो हम कभी वापस नहीं आ पाते। रोजर ने भी सिर हिलाया। हमने मौत को बहुत करीब से देखा है सोफिया। वे दोनों इवेंट होराइजन के अंदर तो नहीं गए, लेकिन वे इतने पास से गुजरे थे कि उन पर टाइम डिस्टॉर्शन का प्रभाव पड़ चुका था। उन्हें लगा कि वे बच गए। उन्हें लगा कि उन्होंने सबसे बड़े खतरे को पीछे छोड़ दिया। वे खुश थे, राहत में थे, लेकिन उन्हें ये बिल्कुल पता नहीं था कि इस सफर की कीमत वे पहले ही चुका चुके हैं। दोस्तों, अगर वे दोनों समझ नहीं पाए थे कि उन्होंने अभी अभी अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा खो दिया है, और इसकी सच्चाई उन्हें तब पता चलेगी जब वे धरती पर वापस लौटेंगे। जैसे ही दोनों सेफ जोन में पहुंचे, उन्होंने तुरंत धरती से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन हर बार स्क्रीन पर सिर्फ एक ही संदेश चमकता रहा, कनेक्शन लॉस्ट फ्रॉम अर्थ। सोफिया अचानक घबरा गई। सब सिस्टम ठीक हैं, फिर भी संपर्क क्यों नहीं हो रहा? दोनों बार बार सिग्नल भेजते रहे। आखिरकार उन्होंने मेन सर्वर पर एक आपातकालीन सिग्नल भेजा और धरती पर पूरा स्पेस सेंटर हिल गया। वैज्ञानिक हैरान थे, इंजीनियरों की आंखें फैल गईं, कमरे में सन्नाटा पसर गया। किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था। तुरंत रोजर और सोफिया से पूछा गया, आप लोग कहाँ थे? आपकी स्थिति क्या है? क्या हुआ आपके साथ? दोनों ने पूरी घटना बताई। कैसे वे सजिटेरियस ए के इतने पास पहुंचे, कैसे इवेंट होराइजन के किनारे से गुजरते हुए टाइम डिस्टॉर्शन का सामना किया। कुछ सेकंड चुप्पी छाई रही, फिर धरती से ट्रेम्बलिंग आवाज में उत्तर आया, आप लोग 1963 में मिशन इवेंट होराइजन पर निकले थे और आज 2019 है। आप लोग वापस धरती पर 56 साल बाद आ रहे हैं। ये सुनते ही रोजर और सोफिया एकदम से स्तब्ध रह गए। उनके चेहरे पर सदमा, आंखों में दर्द और दिल में अजीब सी खालीपन सब एक साथ चल रहा था। वे जिस मिशन को सिर्फ 25 से 30 दिन का समझकर निकले थे, वो धरती पर 5 दशकों से भी लंबी कहानी बन चुका था। सोफिया की आंखें भर आईं, रोजर के हाथ कांपने लगे। दोनों चुपचाप एक दूसरे को देख रहे, जैसे समझने की कोशिश कर रहे हों। हमने खो दिया है सब कुछ। इवेंट होराइजन के अंदर वे नहीं गए थे, लेकिन इवेंट होराइजन उनकी दुनिया को बहुत पहले ही अपने अंदर निगल चुकी थी। उनके अपने, उनकी परिवार, उनका समय, उनका पूरा जीवन सब उनसे बहुत पीछे छूट चुका था। दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे। स्पेसक्राफ्ट की खामोशी में केवल उनकी भारी सांसें और टूटते दिलों की आवाज सुनाई दे रही थी। दोनों बस अपने अपनों को याद करते हुए रोते रहे। जब उनका स्पेसक्राफ्ट आखिरकार धरती पर उतरा, तो उन्हें पहली नजर में ही एहसास हो गया कि उनकी दुनिया अब वैसी नहीं रही। हर तरफ नई इमारतें थीं, नई तकनीकें, अजनबी चेहरे, अजनबी आवाजें। उन्हें ऐसा लगा जैसे वे उसी ग्रह पर लौटे हों, लेकिन यह ग्रह अब उनके समय का धरती नहीं रहा। यह दुनिया उनके लिए एक अनजान ग्रह जैसी थी, जहां कुछ भी ऐसा नहीं था जो उन्हें उनके पुराने जीवन, उनके बीते कल या उनके अपनों की याद दिला सके। उनकी आंखों में अब उम्मीद की चमक नहीं, बस खालीपन था। एक ऐसा खालीपन जो 56 साल की दूरी कभी भी पूरा नहीं कर सकती थी। सोफिया सबसे पहले अपनी उस 1 साल की नन्ही सी बेटी को ढूंढने गई। वही बेटी जिसे उसने मिशन से पहले गोद में उठाया था, लेकिन अब वो बेटी एक बूढ़ी महिला बन चुकी थी। वो एक शांत से गार्डन में बेंच पर बैठी पंछियों को दाना खिला रही थी। जब सोफिया ने उसे देखा तो उसके कदम रुक गए, सांस अटक सी गई और अगले ही पल वो फूट फूट कर रो पड़ी। सोचिए दोस्तों, एक माँ के लिए ये पल कितना दिल को झकझोर देने वाला होगा। जिस बच्ची को उसने अपनी बाहों में झुलाया था, जो उसके लिए पूरी दुनिया थी, आज वही बेटी उसकी आंखों के सामने उम्र के आखिरी पड़ाव पर खड़ी थी। और सोफिया अब भी जवान, बिल्कुल वैसी ही जैसे 56 साल पहले थी। उसी समय सोफिया को एक और दिल दहला देने वाली खबर दी गई। आपके पति को गुजरे हुए 15 साल हो चुके हैं। सोफिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो वहीं खड़ी रह गई, जैसे उसका पूरा अस्तित्व क्षण भर में बिखर गया हो।
वक्त उसके लिए रुका था, लेकिन उसकी बेटी और हस्बैंड के लिए एक पूरी जिंदगी गुजर चुकी थी। वहीं दूसरी ओर रोजर भी अपने घर पहुंचा, लेकिन वहां जो सच्चाई उसका इंतजार कर रही थी वो उसके दिल को पूरी तरह तोड़ देने वाली थी। उसे बताया गया कि उसकी पत्नी कई साल पहले ही गुजर चुकी है और उसकी इकलौती बेटी, जो कभी उसके कंधों पर बैठकर हंसती खेलती थी, कुछ साल पहले ही हार्ट अटैक से दुनिया को छोड़ गई। रोजर की आंखें नम हो गईं। फिर उसे घर के एक कोने में एक छोटी सी बच्ची दिखाई गई, उसकी नाती यानी उसकी बेटी की बेटी। रोजर अविश्वास में धीरे धीरे उसके पास गया और जैसे ही उसने उस मासूम बच्ची को गोद में उठाया, उसकी आंखों से आंसू टूट पड़े। वो बुरी तरह रोने लगा, क्योंकि वो अपनी बेटी को खो चुका था, अपनी पत्नी को खो चुका था, लेकिन अब उसकी गोद में उसके खून का आखिरी रिश्ता था, वो छोटी सी बच्ची। उस पल रोजर के लिए खुशी और गम दोनों एक साथ उमड़ पड़े। एक तरफ अपनी पूरी दुनिया खो देने का दर्द और दूसरी तरफ एक नई जिंदगी को गले लगाने की उम्मीद। दोस्तों, जिंदगी में जो पल बीत जाते हैं वो कभी वापस नहीं आते, इसलिए जितना हो सके अपने अपनों के साथ वक्त बिताइए, क्योंकि किसी को नहीं पता कि कब कौन साथ छोड़ दे। और एक बार जब कोई इस दुनिया से चला जाता है तो उसकी कमी कभी पूरी नहीं होती।